टेंटेटिव डेट चाहिए कि आप कौन सी डेट को करा सकते हो, अप्रॉक्स लाइक कितनी फैकल्टीज हो सकती है आपकी साइड से? Students, hold on for just 2 minutes. Let's wait for the other students also to join, right? भी जो हमारे नीचे लाइक हमारे ब्रांड के नीचे आते हैं, लाइक हमारे कैंपसेस के नीचे आते हैं, तो वी आर ऑन टॉप 25 इन ऑल ओवर इंडिया। तो उनको स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर काउंसलिंग दे देंगे। बाकी इफ they want to go for MBA or if you are thinking about the MBA, if they want to take the admission in MBA in IBS, they can do that. तो हमारे लिए बेसिकली होता है, इसलिए हम एक कॉलेज से हम थोड़ा एक टच में रहते हैं। लाइक आपकी साइड से भी आपकी ब्रांडिंग तो हम करेंगे, हम अपनी साइड से भी करेंगे। लाइक आपकी ब्रांडिंग ये होगी कि ठीक है, आपके कॉलेजेस हैं जो IBS के साथ ऑलरेडी टच में है,
हम भी आपके साथ टच में रहेंगे तो हमारी ब्रांडिंग। गुड, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच। नो इशू मैम, थैंक्स फॉर द गिविंग योर टाइम मैम। Really sorry, this is the wrong time. No problem that मैम, no I problem, am no short of problem मैम, time. I understand, it's okay। बस मैम एक छोटा सा था कि लाइक ये दिस इज आर द जर्नल्स, ओके, जो हम देते हैं मैम को, लाइक एचओडी को देते हैं। सो मैम एक एक्टिविटी होगी, ये आपको देते हैं, मुझे एक क्लिक करना होगा। Thank you. Thank you ma'am, it was a nice meeting you ma'am। Thank you so much। Thank you guys. Same here ma'am, Thank you same so here, much. thank you। Thank you। So I'll send you by tomorrow ma'am, so you can revert me by Monday or Tuesday, Sure, whatever। sure. Thank you so Thank much। you ma'am, Thank you ma'am। Hi everyone, sorry। So I hope I'm audible and you can see my screen as well। Give me confirmation somebody। हाँ मन Yes, ma'am। हाँ थे कन्वोकेशन वाले में भी प्लीज देखो। ये पहले जो ये था ना इजी सीएससी वाला और क्लब्स वाले, ये कर लो, मैं अभी कन्वो वाला आपको बता दूंगा, उसमें कुछ है तो। कन्वोकेशन वाला बस ठीक था, उसमें कुछ था नहीं, पिक्चर्स ही मेन है ना उसमें, वो ठीक है। नीचे उनको रोक के दे दो, ये अगर नीचे वो भी गए ना हो ना, नीतू मैम को बोल दो, उनको वहीं प्रोवाइड कर दो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है अमन, आप वो कर लो, मैं कन्वोकेशन का क्लास लेने के बाद आपको बताती हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी थी अभी। Sorry guys, so we were discussing about the financial management and its nature and scope and all those things। So we have discussed its meaning के क्या क्या financial management होता है, capital क्या होती है, क्या basic काम होता है financial या finance department का, और क्या basically हमें if we would be into the financial management department, what all will be the important functions or the role of the फाइनेंस मैनेजर। ये हमने ओवरव्यू एक तरह से कर लिया था लास्ट क्लास में। अभी हम थोड़ा सा डिटेलिंग में एक छोटा छोटा जो भी पॉइंट्स है हमारे पास, जिसको हम नेचर या फंक्शंस भी बोल सकते हैं, और स्कोप वेयर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क वुड बी एप्लीकेबल। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें कि हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में। कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना कि हमें कब कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके बाद ये डिसाइड करना कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कितना अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल जो हमारे रिक्वायर्ड है, उसमें से हमें स्ट्रक्चर में रहता है कि फिक्स्ड कितना रखना है, वर्किंग में कितना रखना है। वर्किंग का मतलब जो कैपिटल इजीली विद इन अ ईयर्स टाइम कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, उसको बोलते हैं वर्किंग, या लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म, कैश इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ एवरी एसेट, द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एवरी एसेट। चाहे हमारे पास कोई कितनी ही बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी हो, कुछ भी हो, उसका एक वैल्यू हो, उसका जो वैल्यू है कैश में कन्वर्ट करने में हमको हमेशा टाइम लगता है। तो अगर हमारे पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है विच इज मोस्ट इजीली एक्सेसिबल टू अस, और हम इमीडिएटली उससे कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी एसेट पड़ा है जो कि कैश के अलावा किसी और फॉर्म में है, फिक्स एसेट में है, फर्नीचर्स में लगाया हुआ है, बिल्डिंग में लगाया हुआ है, लैंड में लगाया हुआ है, या कुछ भी ऐसा हमारे पास और अदर एसेट्स हैं, उसमें हमने कुछ भी पैसा लगाया हुआ है, तो वो हमारा एसेट तो है, मगर वर्किंग में हम उस वर्किंग कैपिटल हम उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने में शायद हमको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट हम बोल सकते हैं, जो कि हमारा वर्किंग कैपिटल जिसको हम कहते हैं। या और ऐसे करंट एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं जो कि हम विद इन अ ईयर और लेस देन ईयर्स टाइम हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और या फिर कैश हमारे पास अगर हमारे कैश इन हैंड है तो दैट इज द मोस्ट यूजफुल असेट। या उसके अलावा समटाइम्स कैश व्हिच इज अवेलेबल एट बैंक इज आल्सो मोर और लेस सेम। तो उसके अलावा हमें डिसाइड करना कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, विच इज द सेकंड पॉइंट, जिसमें हमें वर्किंग कितना रखना है, फिक्स कितना रखना है। उसके अलावा कौन से सोर्स से हमको वो कैपिटल कलेक्ट करना है जो कि हमारे लिए चीपेस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रहेगा उस चीज का। सेलेक्ट सोर्सेज ऑफ फंड,
नाउ अब हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हम शेयर से पैसा उठाएं, डिबेंचर्स से उठाएं, कोई और वेंचर कैपिटल से उठाएं, या हमारे पास कुछ ऑलरेडी पुरानी सेविंग्स या अर्निंग्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, हम उससे पैसा लगाएं। क्योंकि अगर हम इन दी मिड ऑफ दी सपोज टर्म में है या अपने बिजनेस में है कि हमारा बिजनेस सपोज 5 इयर्स पुराना है, 6 इयर्स पुराना है या 2 साल पुराना है, तो हमने लास्ट 2 इयर्स में अगर कुछ अर्न किया है और अपनी अर्निंग्स में से हमने कुछ पैसा सेव करके रखा है, तो उनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स, वो रिटेन्ड अर्निंग्स का बिजनेस क्यों करता है? क्योंकि एक तो यही है रीजन कि हम ताकि वो पैसा आगे फर्दर इन्वेस्ट कर सकें, इन्वेस्ट इन द सेंस कि आगे फर्दर हम उस पैसे को for the expansion or whenever it is required we can use it for the investment also. Suppose कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा और हमें पैसे की एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में से ही वो पैसे को अपना यूज कर सकते हैं. That can also be one of the sources of funds for the capital for us. Selects investment pattern. Now investment pattern क्या, once the funds are procured, जो भी हमने, एक होता है कि हमने सोर्सेज ऑफ फंड, यानी कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, हमने कहाँ से पैसा लिया, अब हमारे पास तो पैसा आ गया, उस पैसे को अब हमें आगे इन्वेस्टमेंट करना है, फर्दर किसी डिपार्टमेंट को देना है, या कोई प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आने वाला है. मतलब एक पैसा हमारे पास आ गया, दैट इज फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ फंड. नाउ वंस द मनी इज रिसीव्ड और द फंड्स आर रिसीव्ड, अब हमें उस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है इज आवर नेक्स्ट स्टेप. ये भी फाइनेंस मैनेजर को टू सर्टेन एक्सटेंट ही शुड बी नोइंग कि क्या हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कि हम पैसा लगाने वाले हैं, या प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाले हैं, जिससे कि हमें उस पैसे से प्रॉफिटेबिलिटी अर्न होगा. कितना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए? एटलीस्ट उससे बहुत ज्यादा जितना कि उस पैसे को रेस करने का हमारा एक तरह से कॉस्ट है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी देना है. अगर हम इंटरेस्ट, या शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड भी देना है, या बैंक से लोन लिया तो उसको हमें इंटरेस्ट भी देना है, तो वो तो हमें इंटरेस्ट जो है जो हमें पे करना है, या कॉस्ट कह लीजिए आप, उस कैपिटल की कॉस्ट जो है वो अर्न करना है. प्लस उसके अलावा हमें और प्रॉफिट ऊपर से भी अर्न करना है, क्योंकि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम सिर्फ मार्केट से पैसा उठा के और उसकी कॉस्ट उनको इंटरेस्ट दे के सिर्फ इतना ही नहीं कमाना है हमको. वी हैव टू, बिकॉज देन देयर विल बी सो मेनी अदर ओवरहेड्स आल्सो. ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस होंगे, तो हमें सारा प्रॉपर पैटर्न में कि हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या पैटर्न होगा वो भी हमें लुक आउट करना है when we are thinking about FM. Then raises shareholders value. एक ये भी हमारा है important point कि जब हम we are into business or we are into market, we are working in the market and we want to create a brand value or something. तो brand value create कैसे होगी? हम shareholders को जब तक कुछ ना कुछ उनके लिए better नहीं करेंगे तब तक हमारा market value increase नहीं हो सकता. तो हमें ये भी ध्यान रखना है that we have to see that our shareholders या our shares value is रेजिंग, वो बढ़ रही है. अगर किसी को हमने 10 रुपीज में शेयर बेचा है, तो आज उसकी वैल्यू हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखा के कि हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया, हम 11, 12, 13, 15 जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं हम उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाएं. जितना मार्केट वैल्यू बढ़ाएंगे उतना रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और उनको अदरवाइज डिविडेंड भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती ही है एनुअली आउट ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट. मैनेजमेंट ऑफ कैश. कैश जो हमारे पास है उसको मैनेज करना भी एक इंपॉर्टेंट काम है एफएम का. कैश को मैनेज करना, कैश हमें कब कहाँ कितना देना है, किसको कितना देना है, किस टाइम पर कौन सी पेमेंट होनी है. कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजों का रिकॉर्ड रखना. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इनफ्लो हो रहा है, क्या सारे इनफ्लोज आपके हिसाब से जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल हम उसकी बात करते हैं, तो जो भी पैसा आपके अकाउंट में आता है क्या वो सारी आपकी इनकम है? सारे कैश इनफ्लोज क्या हमारी इनकम हो सकते हैं? सारे कैश आउटफ्लोज क्या हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं? किसी के पास कोई जवाब है इसका? सारे हमारे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो हैं, सपोज इनफ्लो का मतलब मेरे अकाउंट में कुछ पैसा गिर रहा है, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा बाहर से आया, तो मेरी वो इनकम जरूरी है वो मेरी इनकम ही हो, कुछ और भी हो सकता है. सपोज मैंने किसी से पैसा उधार लिया हो, तो मेरे को किसी ने पैसा पे करा है, सो दैट विल नॉट बी माय इनकम, राइट. तो उस केस में हम क्या करेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ कैश जो पॉइंट है ना, इसका मेन पॉइंट, इसको डिस्कस करने का मेन पॉइंट ये है कि जो भी इनफ्लोज या आउटफ्लोज आ रहे हैं उसको हम एक तरह से ये ध्यान रखें कि जो इनफ्लोज हैं वो कौन से हम इनफ्लोज को
असेट्स में ही डाल रहे हैं या अब या एक्सपेंसेस हैं या इनकम हमारी, मतलब इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है वो या तो एक्सपेंस होएगा या इनकम होगा। अगर हम बेसिकली कोई चीज किसी से लोन ले रहे हैं तो वो हमारी इनकम तो हुई नहीं, इनफैक्ट वो लायबिलिटी हो गई है। सो वी हैव टू टेक अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। All those transactions are to be recorded properly in the accounts कि अगर वो इनकम है तो इनकम में ही जाए, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में जाए। एक भी ट्रांजेक्शन गलत हो गई, डेबिट का क्रेडिट कर दिया हमने, या क्रेडिट करना था कोई चीज डेबिट कर दिया हमने, अकाउंट्स हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। प्रॉफिट हो सकता है ऊपर नीचे हमें उस चीज में भी वो जो है क्लियर नहीं दिखे, या जो एग्जैक्टली है वो ना दिखे, फिर वो रॉन्ग बेसिकली इंफॉर्मेशन देगा या रॉन्ग रिपोर्ट जनरेट करेगा हमारे लिए। तो ये भी बहुत कॉशियसली काम है फाइनेंस एफएम का कि हम हर चीज को रिकॉर्ड करें और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैश करें। अप्लाइंग फाइनेंशियल कंट्रोल्स, हर जगह पे हम थोड़ा थोड़ा ना कंट्रोल देते हैं हर डिपार्टमेंट को। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम डिपार्टमेंट, एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा जो कि सपोज एक आईटी इंडस्ट्री ही है, और एक प्रोजेक्ट सपोज इन्फोसिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरह से काम करते हैं डिपार्टमेंट्स, तो ठीक है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेज करना बहुत इजी है, क्योंकि वहां पे बहुत बार क्या होता है एक या दो लोग हैं या 3 डायरेक्टर्स हैं, सपोज वो डायरेक्टर्स ही सब लोगों को मैनेज कर लेते हैं। एक एक डायरेक्टर ने अपने 2-2 3-3 डिपार्टमेंट्स पकड़ लिए और वही उन सबको कंट्रोल कर लेता है। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जाइंट, जिनके पास मतलब एम्प्लॉइज ही लाखों में हैं, वो कैसे मैनेज करते होंगे? तो वहां पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल को हमें डिसेंट्रलाइज करना होता है। सेंट्रलाइज्ड एक जगह पे कंट्रोल ना होके हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी डिपार्टमेंट वाइज, या जिसका जितना काम है पावर हमें उसको देनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बराबर। तो अप्लाइंग फाइनेंशियल कंट्रोल, तो वही पावर्स जो है हमें फाइनेंस को भी कंट्रोल करने के लिए आगे डेलीगेट करनी पड़ती है, क्योंकि एक फाइनेंस मैनेजर तो फिर लाखों लोगों का फाइनेंस तो नहीं चेक कर पाएगा। सो व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ मैनेजर, मैनेजर के अंडर 2 लोगों की, 3 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, जैसा भी प्रोजेक्ट का नेचर है उसके हिसाब से एक टीम क्रिएट की जाती है, और एक फाइनेंशियल कंट्रोल में भी टॉप ऑफ द अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या उस टीम को दे दिया जाता है कि भैया तुम कंट्रोल करोगे इनके सारे फाइनेंशियल्स भी। अब वो उसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज आई एम एन एम्प्लॉई and I am also the manager and I have got 10 more people under me for example। तो अब मेरी टीम में हमने सैलरीज डिफाइन करनी, सैलरीज एचआर डिपार्टमेंट का काम है, वो नहीं देना होगा मी एज अ मैनेजर मुझे, लेकिन बहुत सारी चीजें होंगी जो कि वंस आई विल बी कंट्रोलिंग देम, मतलब आई विल हैव द पावर टू कंट्रोल देम एज फार एज दी फाइनेंशियल्स आर कंसर्न। जैसे कि किसी का फोन का बिल हो गया तो वो रिम्बर्स होना है, या कोई कहीं फ्लाइट से कहीं गया है उसका रिम्बर्समेंट एलटीए के थ्रू हो रहा है, या देयर कैन बी एनीथिंग। सो वो सारी चीजें अप्रूवल मैनेजर करता है। एक मैक्स लिमिट एचआर डिपार्टमेंट से या कंपनी से हर बंदे की सेट हो जाती है कि ठीक है यू विल बी गेटिंग 1000 रुपीज फॉर द बिल और समथिंग, बट समटाइम्स अगर बिल किसी का 1100 आ गया इंस्टेड ऑफ 1000, तो वंस इन अ वाइल अप्रूविंग अथॉरिटी के पास ये फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, उसको पता होगा कि हाँ ठीक है इसने इस बार ज्यादा काम किया था, फोन का यूजेज ज्यादा था या कुछ था, या इसने इंटरनेशनल कॉल्स किए, या इसका इंटरनेट एक्सेस ज्यादा था, यूजेज ज्यादा था, तो हम इसका ये वाला अप्रूव करना पड़ेगा। सो फाइनेंशियल कंट्रोल क्या हुआ, फाइनेंशियल कंट्रोल को हमने किसी और को दिया। तो एफएम के पास फाइनेंस का कंट्रोल अल्टीमेटली तो डिपार्टमेंट के पास रहेगा ही, बट टू सर्टेन एक्सटेंट ऑन अ लोअर लेवल वी अप्लाई दैट कंट्रोल एंड वी डेलीगेट दैट कंट्रोल to some authorities to take the control for the other people who are working under them or who are directly reporting to them। clear है ना? उसके बाद है कि अब हम अप्रोचेस बेसिकली क्या हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, या फंक्शंस जो भी है इसके क्या हैं, अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, क्या ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता था, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन होता था। वो पुरानी अप्रोच के हिसाब से, ट्रेडिशनल मतलब पुरानी अप्रोच के हिसाब से सिर्फ यही होता था, जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, कि तुम्हें पैसा एक तरह से फंड आपको पता होना चाहिए कि जब हमें चाहिए तो हमें कहाँ से रेज करना है, फंड कहाँ से रेज करना है, पैसा लेके आना उनका काम होता था। उसके बाद आगे वो कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रॉपर कंट्रोल रहेगा नहीं रहेगा, वो कुछ हद तक काम फाइनेंस मैनेजर को नहीं दिया जाता था एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम यही कहेंगे अंडर दिस अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज यूज्ड टू प्रोक्योर एंड एडमिनिस्टर द फंड फॉर द कॉर्पोरेशन। 3 चीजें होती थी इसमें, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट था पहले टाइम में, बैंक,
पहले बहुत ज्यादा शेयर मार्केट और डिबेंचर्स मार्केट, अगर मैं 100 साल पहले की बात करूं तो इंडिया में बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं था, लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था। शेयर खरीद कोई मतलब खरीदना ही नहीं चाहता था। शेयर इज व्हाट इट इज लाइक अ पीस ऑफ पेपर, और समटाइम्स इट इज नॉट इवन अ पीस ऑफ पेपर ऑल्सो। अगर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग आज की डेट में करते हैं तो वो भी नहीं मिलता है। पहले छोटा सा पेपर होता था कि दिस इज द पेपर, जिसपे लिखा होता था ठीक है ये इफ्फत ने खरीदा या XYZ ने खरीदा, ABC ने खरीदा, इतने अमाउंट का 10 रुपए का शेयर है, इसने 10 शेयर खरीदे तो वो 10 मुझे मिल गए। या एक ही पेपर पे लिखा हुआ है कि ठीक है 10 शेयर्स ऑफ ₹10 वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज का इसने ये खरीदा। इस तरह से हो गया। तो वो लोगों को एक तो फेथ इशू होते थे कि पता नहीं इस पेपर से पैसे मिलेंगे कि नहीं, 100 रुपए का नोट तो रखना तो लोगों को पसंद होता था, बट शेयर सेम वैल्यू का शेयर वो लोग लेना नहीं पसंद करते थे। तो ज्यादातर सोर्सेज जो थे फाइनेंस के वो एक तरह से बैंक ही हुआ करते थे। फिर भी उसके अलावा शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वहां से जो कैपिटल अगर हम रेज कर सकते हैं, एक ये भी था उनके पास ऑप्शन ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। दूसरा है लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशन बिटवीन द बिजनेस एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमें ये भी ध्यान रखना होता था as per the traditional approach, being the finance person, we also have to take this control that the legal things and the accounting things are going hand in hand. इनके बीच में कोई इशू तो नहीं आ रहा लीगली, यानी कि जो चीजें हम अकाउंट्स में अपना फैक्टर कर रहे हैं या अकाउंट में जो चीज हम एक तरह से रजिस्टर कर रहे हैं या एंट्री पे डाल रहे हैं, वो सारी चीजें एज पर दी लॉ ठीक है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप। कि लॉ कह रहा है कि तुम्हें इस चीज को डेबिट करना है, तुम कर रहे हो क्रेडिट। लॉ कहता है कि these things are your assets and these things are your liabilities and you are doing vice versa, so that is wrong। वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट्स, फिर इंस्पेक्शंस और ये सारी चीजें जो भी होती हैं डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, वो अपने उसी लॉ को रखते हुए लॉ के जो भी हमारे रूल्स हैं उनको रखते हुए फॉलो करते हुए वो सारी चीजें आगे हमारी चेक होंगी। तो अगर हम वो सब चीजें अपनी बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक काम होता था FM का कि लीगल और अकाउंटिंग रिलेशनशिप के बीच में प्रॉपर अच्छा रिलेशनशिप, हैंडसम रिलेशनशिप या फ्रेंडली गुड रिलेशनशिप डेवलप करना भी एक काम होता था ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, बट इस अप्रोच के हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ करता था एफिशिएंट यूज ऑफ फंड के लिए। मतलब जैसे मैंने बताया कि उसका काम था कि पैसा लेकर तो वो आ गया, उसने बोला, आपने कहा था 10 करोड़ रुपए लाना है, 100 करोड़ रुपए लाना है, 2 करोड़ रुपए लाना है, वट एवर, सिंस इस टाइम से या टिल दिस डेट यू वांटेड दिस मनी, दैट मनी हैज बीन जनरेटेड। ये पैसा अब उसकी कॉस्ट चाहे कितनी हाई हो, ये भी कोई नहीं देख रहा था कि कॉस्ट पे रीजनेबल कॉस्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बिल्कुल चीपेस्ट कॉस्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद आने के बाद उस पैसे को कौन कहाँ यूज कर रहा है, किस प्रोजेक्ट में जा रहा है, क्या है वो सब कुछ, ऐसा कुछ भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो उसका बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ठीक है फंड्स लेके आ गए हैं, वो कहाँ से लेके आने, बैंक से या शेयर से, या लीगली हम सब चीजें ठीक कर रहे हैं नहीं, बस उतना ही काम होता था कि किसी गलत मीन से हम लोग वो पैसा तो नहीं प्रियोर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल अप्रोच की, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की। पहला था कि वन साइडेड अप्रोच, इसकी एक लिमिटेशन ये थी कि एक साइडेड अप्रोच है, उसने अपना काम कर दिया कि मैं पैसा ले आऊं। दूसरा, उससे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि कितना, सपोज आपको 2 करोड़ रुपया एक जगह एक बैंक से मिल रहा है 10% पे दूसरे आप चले गए किसी और बैंक के पास, आपने मार्केट में स्टडी नहीं किया कि कौन सा 4 बैंक को या 10 बैंक को आपने कॉल नहीं करा, आप एक किसी भी बैंक को आपने कॉल किया, उसने बोला हाँ जी हम आपको 2 करोड़ रुपया दे देंगे या 10 करोड़ जो भी आपको चाहिए हम दे देंगे, ये पेपर्स लगेंगे और हम आपको देंगे 15% पे। तो आप 15% पे ले आए, क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पुराने टाइम के फाइनेंस मैनेजर थे, आपने सिंपली बोला ठीक है हमें इतना पैसा चाहिए, इस डेट तक रिलीज कर देना, 15% इंटरेस्ट पे चाहिए, ठीक है ले लिया, अब वो आ गया, आपका काम कंप्लीट हो गया। लेकिन आपने ये वन साइडेड अप्रोच की लिमिटेशन बता रही हूँ मैं कि अब उसमें यही काम था, उसने उसको कोई ये पूछने वाला नहीं था वेदर हैव यू आल्सो चेक द मार्केट द अदर बैंक्स, हैव यू गॉन टू अदर बैंक आल्सो, हैव यू मेड अ कंपैरिजन कि कहाँ से हमें सबसे कम मिल रहा था। कहीं हो सकता है बहुत सारे बैंक जो 12 पे दे रहे हो सकता है बहुत सारे बैंक जो 10 पे भी दे रहे हो, आपने 15% की कॉस्ट पर इतना हैवी और हाई कॉस्ट पर पैसा लेकर आ गए हो आप। क्लियर है? तो वो स्टडी लैक होता था इसमें, वन साइडेड अप्रोच था। मोर एम्फेसिस ऑन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेशन। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है वो करंटली सॉल्व होने
हो जाएं, इस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अच्छा पैसे अभी नहीं है तो ठीक है, हम पैसे रेज कर लेंगे कहीं से भी। ये देखा नहीं जाता था कि वो पैसे अगर हम आज की डेट में बहुत ज्यादा, और अगर वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से लिया हुआ है, किसी लॉन्ग टर्म का मतलब आपने अगर पैसा किसी से ले लिया और लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया और हाई कॉस्ट पे ले लिया, तो वो हाई कॉस्ट आप चाहकर भी उस लॉन्ग टर्म के टाइम से कम में कम नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो भी कि 2 साल बाद आपको कहीं से सस्ता पैसा मिल जाएगा, तो आप वो वापस ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म से लिया था, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से लिया था। उसमें आप मिनिमम 5 इयर्स या 10 इयर्स का टाइम है कि आप रीपे भी नहीं कर सकते। यानी कि 10 साल के लिए वो जो उसकी कॉस्ट हुई 15% या जो भी हमने उठाया, उतना इंटू 10 कर दीजिए 10 साल का, उतना कॉस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा, बेयर ही करना पड़ेगा फॉर श्योर। तो एक ये भी था कि हम सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं, उनको रेजोल्यूशन के लिए जो स्टडी नहीं कर रहे हैं मार्केट को, और जो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है हम उसको बेस्ट को नहीं चूज करते थे पहले। ठीक है, लॉन्ग टर्म इवेंट को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। अच्छा ठीक है कि यहाँ से हमको 10 साल के लिए पैसा मिल रहा है, ये अच्छा है, यहाँ से ले लेते हैं। 5 इयर्स के लिए नहीं लेना, हमें 2 इयर्स के लिए कोई देना चाह रहा है तो नहीं लेना, क्योंकि 2 साल के बाद फिर से वही काम करना पड़ेगा। या शॉर्ट टर्म के ले लेंगे, फिर से हमें दोबारा उतना टाइम को एक्सपायर होने के बाद फिर से वही काम करना पड़ेगा, फिर से रिस्क कहीं और से करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म का पैसा इकट्ठा लेके लॉन्ग टर्म के लिए ले लो। अब क्योंकि आगे वो पैसे को कहाँ यूज करना है और उस पैसे से कितना पैसा जनरेट करना है, ये तो काम था ही नहीं ना एफएम का। मेरा काम ही नहीं है तो फिर मैं उस पर इतना ज्यादा फोकस क्यों करूंगी। सो दिस वाज दी अनदर लिमिटेशन या ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज था ट्रेडिशनल अप्रोच का फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स पे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म फंड्स, इन दोनों पे ज्यादा फोकस होता था, बराबर की हम शॉर्ट टर्म भी देखें। क्योंकि अगर हमें आज लॉस हो रहा है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, सपोज हमें आज लॉस हो रहा है, सेकेंड टाइम या सेकेंड बेसिकली कहिए कि ईयर में हमको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा या जीरो होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। थर्ड ईयर में जाके हमको थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू होगा, फोर्थ ईयर में भी हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू होगा, या आफ्टर 8 इयर्स हमको बहुत ज्यादा किसी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पहले या लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे ज्यादा फोकस करते थे, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, रादर कि हम शॉर्ट टर्म भी देखें। लेकिन अगर 8 साल में, चलो हमें मान लिया हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन इन 8 सालों में जो एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ से बेयर होंगे? अगर हमें लॉस ही हो रहा है फर्स्ट ईयर में, कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो सेकंड ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में वी फोकस ऑन एवरीथिंग, एवरी बिजनेसमैन फोकसेस ऑन एवरीथिंग। वो ये वेट नहीं करेगा कि ठीक है इसका इस प्रोजेक्ट में मैं 8 साल पागलों की तरह काम करता हूँ और 8 साल के बाद मुझे बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। पर चले 8 साल के बाद मार्केट ही चेंज हो गया, टाइम वैल्यू खत्म हो गया, वैल्यू खत्म हो गया मनी का। उतना आपने सोचा था कि 8 करोड़ रुपए 8 साल बाद मिलेगा, 8 करोड़ की वैल्यू ही कम रहेगी, 8 करोड़ की वैल्यू ऐसी होगी 8 साल के बाद की वो तो 1 करोड़ के बराबर ही रह गया, तो आपका वो सब वेस्ट हो गया ना। सो यू हैव टू फोकस एवरीथिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम ऐसा नहीं करते थे। मॉडर्न अप्रोच, अब सेकंड इज दी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमने प्रॉपर डिसीजंस की कैटेगरी कर दी। उन सब डिसीजंस को लेने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है एज पर द मॉडर्न अप्रोच या न्यू अप्रोच जो आजकल इम्प्लीमेंट होती है हर बिजनेस में, कि हमें कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और कौन सा डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन भी। अब डिविडेंड डिसीजन भी अगर आपने फाइनेंस मैनेजर को रोल दे दिया, फाइनेंसिंग भी आपने उसको दे दिया, इन्वेस्टमेंट भी आपने उसको दे दिया, तो अब उसको सारा काम स्मार्टली और थोड़ा सा कॉशियस होके फोकस करके देखना पड़ेगा कि भाई डिविडेंड भी मुझे ही देना है, डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को निकाल के देना है, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो मुझे करके देना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं डिविडेंड दे पाऊंगा। और सिर्फ मेरे को फाइनेंस नहीं रेस करना, मुझे आगे इन्वेस्टमेंट भी देखना है कि ये पैसे को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पर लगाना है, लगाने के बाद प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट में से कितना हमें रिटेन करना है अर्निंग्स को टू फर्दर एक्सपैंड और रीइन्वेस्ट आगे अपने बिजनेस में, उसमें से कितना हमें डिविडेंड देना है। डिविडेंड नहीं दे रहे हो, नहीं दोगे, नहीं दे रहे हो तो शेयर होल्डर्स आपके डिसअपॉइंटेड रहेंगे, शेयर मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। और उसके बाद बेसिकली हम क्या, और जब हमारे शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारा ब्रांड नेम शेयर मार्केट में कम हो जाएगा, लोग आगे से हमको इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, हमें पैसा देना ही पसंद नहीं करेंगे। तो सारी चीजों को लेकर चलना है हमें साथ, कि हमें कहाँ से पैसा लेना है, चीपेस्ट कॉस्ट पे या लोवेस्ट कॉस्ट पे, ऑप्टिमम कॉस्ट पे,
और उसको आगे फर्दर कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिटेन कैसे करना है प्रॉफिट को, फर्दर डिविडेंड कितना और कब कैसे शेयर होल्डर्स को देना है। क्योंकि एक बार कोई जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं हमारी कंपनी में, जिन्होंने हमसे इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, वो हमारे एक तरह से टिल द लाइफ ऑफ द कंपनी वो ओनर्स ही बन जाते हैं। उनको पैसा वापस हमें नहीं करना होता अंटिल कंपनी वाइंड्स अप, या कंपनी खुद ही चाहे तो वापस कर दे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा जनरली तभी वापस होता है जब कंपनी बंद होती है। अदरवाइज उनको रिटर्न मिलता रहता है हर साल के बेसिस पे कुछ ना कुछ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जैसे सैलरीज मिलती है एम्प्लॉइज को, वैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है कंपनी से। डिविडेंड दैट इज द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स बेसिकली। ठीक है, ये फर्क होता है। कोई आपसे पूछे शेयर्स और डिबेंचर्स में फर्क क्या होता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग आउट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलता है। एक इंटरेस्ट 10%, 5% जो एक फिक्स्ड हो गया वही मिलेगा। सपोज कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया तो वो इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, कंपनी ने लॉस हुआ कंपनी को तो वो इंटरेस्ट कम नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन एज पर द मॉडर्न अप्रोच, ये सारी लायबिलिटीज बनती हैं हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, एफएम की basically, and we have to focus on all these things. You just give me 1 minute. I am going to click your attendance. आज इतने कम बच्चे क्यों हैं क्लास में? Last time there were 30 people and today we have only 18 people in class. अटेंडेंसेस, अगर आप लोगों की अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होगी, क्लास अटेंड नहीं करोगे और वो शॉर्ट रहेगी, तो फिर देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस टू स्कोर गुड इंटरनल्स इन माय सब्जेक्ट। सो प्लीज ask your friends also to attend the classes as soon as possible, as much and more possible. Otherwise जो skip होगा वो तो होगा ही, सिलेबस आपका क्लास में अटेंडेंस कम होगी तो उसका भी आपको हैम्पर होगा आपके इसमें। अभी है हमारे पास 5 मिनट्स। किसी को अभी तक में कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? ओके, तो अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देखें कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल या पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट क्रिएटिव की जरूरत थी इस डिपार्टमेंट की। किसी को कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, सपोज डेवलपमेंट का कोई काम कराना है, प्रोग्रामिंग करवानी है, कुछ सीएससी इंजीनियर हायर करो, उनसे काम करवाओ, बस खत्म करो। एफएम डिपार्टमेंट रखने की जरूरत ही नहीं है, एचआर डिपार्टमेंट रखने की जरूरत नहीं है, एक्सवाईजी और डिपार्टमेंट रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? हर डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है अटेन करने का या उसको अचीव करने का, इस वजह से वो क्रिएट होता है, इस वजह से ही उसकी एग्जिस्टेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सेम गोज विद एफएम आल्सो, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच we expect are to be fulfilled by this department. That's why the department is being created, or that department was created. तो FM के इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है। पैसा आप उस पर कुछ ना कुछ, आपने पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाया था, सपोज टोटल 50 लाख, उस 50 लाख ने आपको अगर 10 लाख और अर्न करके दिए, तो यानी कि आपने 20% का प्रॉफिट इस साल में अर्न कर लिया उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो एफएम का काम यही है कि वो उस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूर देख ले कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रॉफिट होगा फिर हम आगे उस चीज पर, उस प्रॉफिट से ही फिर हम वेल्थ भी मैक्सिमाइज करेंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे पा रहे हैं। अगर हम खुद ही अर्न नहीं करेंगे, खुद ही हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम वेल्थ को भी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। वेल्दी हम तभी कहलाएंगे जब हमारे शेयर होल्डर्स हैप्पी होंगे। शेयर होल्डर्स हैप्पी कब होंगे? जब उनको हम डिविडेंड दे पाएंगे। डिविडेंड हम कहाँ से दे पाएंगे? जब हम खुद प्रॉफिट अर्न करेंगे। पैसा हम कमा रहे होंगे अच्छा अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट से हम कुछ अमाउंट जो है इन द फॉर्म ऑफ
डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। सो वेल्थ को पूछे कि वेल्थ और प्रॉफिट मोर और लेस तो सेम से ही वर्ड है, दोनों को मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस क्या, हम उस पर रिटर्न क्या ले रहे हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, या ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने कहीं मार्केट से पैसा उठाया और फिर उसको किसी और प्रोजेक्ट में डाल दिया, कहीं और किसी और काम में डाल दिया उस पैसे को, तो उस पे हमें प्रॉफिट अर्न करना होगा, तभी तो हम बेसिकली काम ही हमारा यही है कि हम प्रॉफिट अर्न करना, अदरवाइज हम काम ही क्यों करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया, आपको लगा कि मैं इसमें 50 लाख रुपए लगाऊंगा या लगाऊंगी और इससे मुझे पैसा प्रॉफिट होगा। अब आप उसमें बहुत सारी चीजें भूल ही गए, आपने कॉस्ट लेना, सपोज आपने ये सोचा कि आपको 10 लोगों की टीम होगी, 10 लोगों की टीम का कॉस्ट ही नहीं लगाया आपने, फ्री में कोई काम थोड़ी करेगा, उनकी सैलरीज भी आपके लिए एक्सपेंस है। फिर आपने ये नहीं सोचा कि आप उनको कहाँ बिठाओगे, या आपने एक सपोज लैंड बिल्डिंग है, आपने रेंट पर ले भी लिया, आपने उसका खर्चा लगा दिया, बट आपने ये नहीं लगाया कि अच्छा उसको उनको हमें कंप्यूटर्स भी देने पड़ेंगे, लैपटॉप्स भी देने पड़ेंगे, एसी रूम में बिठाना पड़ेगा, बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक्सपेंसेस होंगे या और नॉमिनल एक्सपेंसेस होंगे, टी कॉफी व्हाटएवर, समटाइम्स कन्वेंस आल्सो, समटाइम्स फोन का खर्चा होगा, बहुत सारी चीजें, ये सारे आपने एक्सपेंसेस कंसिडर ही नहीं करे। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमें ये सब चीजें देखनी होंगी कि जितना भी खर्चा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का है, वो सारे एक्सपेंसेस हमने कंसिडर कर लिए हैं कि नहीं कर लिए, वो सब चीजें हमारी कॉस्ट में आती हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया, अब उसके ऊपर कितना हम अर्न करेंगे विल बी आवर प्रॉफिट, उससे ऊपर हम कितना पैसा बना पाएंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि हमने उस प्रॉफिट, क्योंकि उस प्रॉफिट के अंदर से हमें सारे खर्चे निकालने हैं, अब सैलरी भी निकालनी है, बिल भी पे होगा, अगर कुछ अर्न ही नहीं होगा तो ये सारे खर्चे भी नहीं हो पाएंगे फुलफिल, ये सारे खर्चे और क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस हमारे ओवरहेड्स हो जाएंगे, एक के बाद एक पाइल अप होते जाएंगे और हमारी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, कंपनीज बंद हो जाती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट लगानी होती है जहां पे वो सारे वो फैक्टर्स वो कंसिडर करते नहीं है, या बाय मिस्टेक भूल जाते हैं, या रॉन्ग प्लानिंग हो जाती है, गलत प्लानिंग हो जाती है, या प्लानिंग अच्छी होती है, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग गलत हो जाती है, बाद में वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है तो उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है, एचआर डिपार्टमेंट सोचते हैं कि नहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर किसी पर्सन ने काम नहीं करा तो हमें ऑफ कोर्स उसको वार्निंग देनी है, एकदम से आप नहीं बोल सकते कि आप 2 महीने से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको निकाल रहे हैं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, देयर हैज टू बी प्रोसेस टू एवरीथिंग। अगर आपने सोचा कि सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स इज कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरह से पता चलेगा प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले आपने सोचा था कि 50 लाख हमारा एक्सपेंस होगा और आपने खुद ही एक्सपेंस कर दिया 60 लाख का, खर्चे 60 के हो गए, पता नहीं बिल कंट्रोल नहीं हो रहा, सैलरीज कंट्रोल नहीं हो रही, जो पर्सन ज्यादा सैलरीज में नहीं कम में नहीं मिल पा रहे हैं, ज्यादा में मिल रहे हैं, उनको हायर कर लिया कि अभी तो हमें जरूरत है हायर कर लो, लेकिन उस सबकी प्लानिंग क्या हमने की है कि उस कॉस्ट को कि हमें ये फैक्टर यहाँ पे इतना करना है, या इस चीज पर हम इससे ज्यादा नहीं स्पेंड कर सकते, हमारा बजट ही इतना है, बजट पहले हमने बनाया था या नहीं बनाया था, वो सारी चीजें होती है, सब चीजें हमें फैक्टर करनी पड़ती हैं। क्लियर है आपको? तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी क्लास इज अबाउट टू ओवर, किसी को भी तो कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। वन मोर पर्सन हैज कम इन द क्लास, मैंने अटेंडेंस ऑलरेडी क्लिक कर ली है, पता नहीं कौन आए हैं आप में से एक्स्ट्रा, मैंने जब क्लिक की तब देयर वर 18 स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर 19। लेट मी नो जो भी रह जाएगा, मैं भी स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, बाय।